हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 9 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक इन्फॉर्मेशन को आराम से नोट कीजिएगा। पीडीएफ के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है ना। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राज्यपाल को कितने महीने के अंदर किसी बिल को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा? तो देखिए, पहले केस समझिए कि केस क्या है। तमिलनाडु स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यह नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट है। वर्तमान में एम के स्टालिन की यहां पर सरकार है और यहां पर गवर्नर के पद पर है आर.एन. रवि। अब तमिलनाडु की विधानसभा ने 10 से ज्यादा बिल पास कर रखे हैं और आर.एन. रवि ने उन बिल को अभी तक स्वीकृत नहीं किया था। काफी समय से वो आर.एन. रवि के पास होल्ड थे। ऐसे केस में तमिलनाडु की सरकार चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जो कि जनता के द्वारा चुनी हुई है, उनके द्वारा जो बिल पास किए गए हैं विधानसभा में, उस पर अभी तक राज्यपाल ने कोई निर्णय नहीं दिया है, कोई स्वीकृति नहीं दी है, जिससे काम में बहुत डिले हो रहा है राज्य में। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और यहां पर राज्यपाल के जो अधिकार हैं उनको सीमित किया है। पूरा केस क्या है समझेंगे। पहले हम यह समझ लेते हैं कि भाई, राज्यपाल को कितने माह के अंदर किसी बिल को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेजना पड़ेगा। तो यह समय सीमा निर्धारित की गई है 3 माह की, 3 महीने की। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। जो 10 से ज्यादा बिल राज्यपाल ने रोक रखे थे तमिलनाडु में, उसे इलीगल घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को वार्न किया है, आर.एन. रवि को, कि भाई, आप बिल को बिना मंत्रिपरिषद की अनुमति के नहीं रोक सकते असीमित समय के लिए, मतलब अनिश्चित काल के लिए आप सारे बिल को नहीं रोक सकते। मंत्रिपरिषद अगर आपको सिफारिश करती है तो आप रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने दिया है। यहां पर पहले हम यह समझते हैं कि संविधान क्या कहता है राज्यपाल के अधिकारों को लेकर। तो सबसे पहले बात आती है संविधान में आर्टिकल 200 की। यह किसी भी बिल पर राज्यपाल को 4 प्रकार के राइट देता है, 4 प्रकार के अधिकार देता है किसी भी बिल पर। एक तो राज्यपाल बिल पर अपनी स्वीकृति दे दे, है ना, साइन कर दे, या फिर बिल को रोक सकता है। इसे ही अनऑफिशियली कहा जाता है पॉकेट वीटो। ओके, पॉकेट वीटो को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है राज्यपाल के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने पॉकेट वीटो को पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है और कहा है कि राज्यपाल किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते, यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके अलावा बिल को वापस भेज सकते हैं, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए। इसकी टाइम फ्रेम पहले संविधान में उल्लेखित नहीं थी, लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 माह घोषित किया गया है। इसके अलावा बिल को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व रख सकते थे राज्यपाल। तो ये 4 प्रकार के राइट आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास हमें देखने को मिलते हैं। ये ऑर्डिनरी बिल पर है। यहां पर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल पर राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, उनको साइन करनी पड़ती है। वो रिकंसिडरेशन के लिए मनी बिल को कभी भी नहीं लौटा सकते, है ना, चाहे राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो। ये एक बहुत ही कैजुअल फैक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको इसके बारे में पता होगा। अब जो वर्डिक्ट आया, इसके अलावा आर्टिकल 153 गवर्नर के पद का उल्लेख करता है और बताता है कि गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर। मतलब ये जो पद है वो इलेक्ट होकर नहीं आया, है ना, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपॉइंट किया है राज्यपाल को। इसके अलावा आर्टिकल 163 कहता है कि भाई, जो गवर्नर है ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेंगे। जो स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस पर गवर्नर काम करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार ये काम नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 163 कहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भैया, आर्टिकल 163 से लेकर आर्टिकल 200 के अंतर्गत
राज्यपाल हर काम राज्य में मंत्री परिषद की सिफारिश पर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो राज्यपाल की निष्क्रियता है ना, बिल पर स्वीकृति देने या ना देने से संबंधित जो उनकी निष्क्रियता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब वो जो चुप बैठे हैं या फिर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राज्यपाल का मनमानी आचरण है और इसके अलावा वायलेट करता है ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बोल सकते हैं कि कड़े शब्दों में ये वार्निंग दी है कि भैया ये वायलेट करता है एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को, एक लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है समाज में, जो हमारी गवर्नमेंट में है, संविधान में है, उसको कहीं ना कहीं ये वायलेट करता है अगर राज्यपाल निष्क्रियता से काम कर रहे हैं तो, मतलब अगर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं तो। जो गवर्नर है वो ना तो मोनार्क है, ना कोई राजा है और ना ही इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर के रूप में राज्यपाल काम कर सकते हैं। यह अधिकार राज्यपाल को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बताया है। अब इससे होगा ये कि ऐसे जो भी राज्य होंगे इन फ्यूचर, देखिए केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है तो जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वाले स्टेट है तो वहां पर भी राज्यपाल अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। और इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट आए सेंट्रल में तो जो दूसरी गवर्नमेंट है राज्यों में, जहां मतलब सेंट्रल में एक अलग गवर्नमेंट है और राज्यों में अलग गवर्नमेंट है, तो ऐसे केस में अब राज्यों को डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राज्य स्वतंत्र होकर काम कर पाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है, कुछ समय सीमा को निर्धारित किया है, ये पूरे देश में लागू होगा, ध्यान रखना है ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अब ये पूरे देश में लागू होगा। राज्यपाल पर यहां पर समय सीमा का बंधन लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। राज्यपाल को साइन करना है या नहीं किसी भी बिल पर, एक तो ये, या फिर राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रिजर्व करना है कि नहीं, इसका निर्णय जो राज्यपाल हैं उनको 1 महीने के अंदर करना पड़ेगा। या तो 1 महीने के अंदर साइन कर दो या फिर राष्ट्रपति के पास भेजना है तो भी 1 महीने के अंदर भेज दो। ऐसा नहीं कि आपने होल्ड कर रखा है कि मैं सोच रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहता है ना, रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहता है ऑर्डिनरी बिल को, तो 3 महीने के अंदर उसको लौटाना पड़ेगा। मनी बिल को तो लौटा नहीं सकता, लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल को भी लौटाना है तो 3 महीने के अंदर उसको लौटाना पड़ेगा। या फिर अगर विधानसभा के द्वारा जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और विधानसभा ने फिर से पास कर दिया बिल को, तो अब तो राज्यपाल साइन करने के लिए बाध्य है, लेकिन यहां पर भी 1 महीने के अंदर उनको साइन करनी पड़ेगी ऐसे बिल पर जो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया था और जिस पर वापस पास होकर वो विधानसभा से आ गया है राज्यपाल के पास, तो अब उनको साइन करनी पड़ेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा वर्डिक्ट है। राज्यपाल को कहीं ना कहीं यहां पर राज्यपाल की समय सीमा को निर्धारित किया गया है और अब जो संविधान में राज्यपाल के लिए इन चीजों की समय सीमा नहीं थी, कहीं ना कहीं उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब समय सीमा के अंदर राज्यपाल को बांध दिया है। इससे फायदा यह होगा कि जो भारत का जो फेडरल सिस्टम है ना वो सही तरीके से काम कर पाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के अलग अलग सब्जेक्ट है। स्टेट पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, पर राज्यपाल अगर साइन नहीं कर रहे हैं तो वो कानून कैसे बनाएगी। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पर सुरक्षित होता है, सेफ होता है। और इसके अलावा जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक देश है, वो भी यहाँ पर सेव होगा। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जो गवर्नमेंट है ना वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर पाएगी, है ना। अगर राज्यपाल स्वीकृति नहीं दे रहे हैं तो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट चुनी हुई काम नहीं कर पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है संविधान का। तो कहीं ना कहीं संविधान भी प्रोटेक्ट होगा, हमारी डेमोक्रेसी बची रहेगी और फेडरल ढांचा जो है हमारे देश का वो भी यहां पर बचा रहेगा सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद में। आई होप आपको केस समझ में आया होगा। सिंपल था लेकिन इंटरेस्टिंग था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत ने टोटल 6 मेडल अपने नाम किए। आंसर सी हो जाएगा। कितने मेडल जीते? 6 मेडल। पहले तो यह समझिए कि आयोजन कहां पर हुआ है। तो आयोजन किया गया ब्राजील में और यह पहला वर्ल्ड बॉक्सिंग कप है। कौन आयोजित कराता है? वर्ल्ड बॉक्सिंग के द्वारा इसका आयोजन करवाता है। पहला ही एडिशन है, ब्राजील में आयोजित किया गया
मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी थी, लेकिन हमारे जो विमेंस कैटेगरी में हमने अपने बॉक्सर नहीं भेजे थे, तो हम यहां पर केवल मेंस कैटेगरी की बात करेंगे। वैसे हम बात दोनों की करेंगे, लेकिन इंडिया ने जब विमेंस कैटेगरी में अपने बॉक्सर भेजे ही नहीं, तो इंडिया की मेडल टेली विमेंस कैटेगरी की हम बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मेंस कैटेगरी की यहां पर बात करते हैं। पहले मेंस कैटेगरी में हमने 6 मेडल अपने नाम किए, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल हो जाते हैं 6। और मेडल टेली में मेंस कैटेगरी में हम दूसरे स्थान पर रहे। हमारा जो एकमात्र गोल्ड है ना बॉक्सिंग में, वो जीत कर आए थे हितेश गुलिया, एकमात्र गोल्ड, जिसके बाद वे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन बॉक्सर बन गए हैं। और आपको पता है इस चैंपियनशिप के या वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल में जाने वाले भी ये पहले इंडियन है। इन्होंने 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इंडिया दूसरे प्लेस पर रहा 6 मेडल जीतकर। पहले पर है उज्बेकिस्तान, जिसने 7 मेडल जीते, उसमें से 5 गोल्ड थे। विमेन मेडल टेली में पोलैंड पहले स्थान पर रहा, जिसने 7 मेडल अपने नाम किए। मेंस कैटेगरी में उज्बेकिस्तान पहले नंबर पर और विमेन्स कैटेगरी में पोलैंड पहले स्थान पर। अच्छा, दोनों की मेडल टेली देख लेते हैं। मेंस कैटेगरी में उज्बेकिस्तान पहला 7 मेडल के साथ, इंडिया दूसरा 6 मेडल के साथ। इसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया दूसरे स्थान पर है, ये हमारे टॉप 2 ही काफी हैं। तो मेंस कैटेगरी हो गई। विमेंस कैटेगरी में इंडिया तो है ही नहीं, लेकिन पहले नंबर पर कौन रहा ये पूछा जा सकता है। तो पोलैंड पहले नंबर पर रहा, 7 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। तो ये हो जाती है दोनों कैटेगरी। इंडिया ने मेंस कैटेगरी में 6 मेडल जीते और मेडल टेली में दूसरे स्थान पर रहा। अच्छा, आयोजन वर्ल्ड बॉक्सिंग करवाती है, तो इसके बारे में जान ले। वर्ल्ड में बॉक्सिंग खेलों का आयोजन करवाने वाली और कंट्रोल करने वाली गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड बॉक्सिंग। 2023 में इसकी स्थापना की गई थी। 84 मेंबर कंट्रीज इसमें वर्तमान में देखने को मिलती है और हेडक्वार्टर उसका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है ना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से यह मान्यता प्राप्त है। समझ में आ गया। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं आप सभी के लिए। यहां पर देखिए इंडियन पॉलिटी 1000 क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए इंडियन पॉलिटी यहां पर आज के ऑफर ऑफ द डे में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर इंडियन पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाए हैं। देखिए यहां पर जो आपको मिलने वाला है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी 1000 क्वेश्चन की, साथ ही साथ उसकी आंसर की मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी सारे आंसर्स की, और इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको आपकी 1000 क्वेश्चन सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो 1000 पॉलिटी के यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ना, वो पीवाईक्यूज हैं जो कि आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यहां पर एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो कि जो लेटेस्ट पैटर्न है अभी एग्जाम का रिसेंटली 1-2 साल का, उसके आधार पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। पूरी पॉलिटी आपकी यहीं पर कवर हो जाएगी एमसीक्यूज फॉर्म में, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको सारे एमसीक्यूज यहां पर वीडियो लेक्चर में कवर करवाए हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे जाकर अवेल कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए। बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अवेल कर लीजिए। तब तक हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चर्चा में रही डोकरा कला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? डोकरा कला या आर्ट जो अभी चर्चा में था, यह देखने को मिलता है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से। वैसे भारत के मिड में, मध्य में जो स्टेट है ना, जैसे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल ले लो, तेलंगाना ले लो, ओडिशा या झारखंड ले लो, यहां पर कहीं ना कहीं हमें डोकरा कला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहां पर ऑप्शन में बीच का एक ही स्टेट है और यह है छत्तीसगढ़। अच्छा, अभी सुर्खियों में क्यों है डोकरा कला? तो भारत के पीएम अभी थाईलैंड के दौरे पर थे और वहां पर थाईलैंड के पीएम को इन्होंने डोकरा आर्ट से बनी एक पीकॉक बोर्ड गिफ्ट की थी, जो कि डोकरा आर्ट से बनी हुई है। अब ये जो आर्ट है, एक जनजाति के नाम पर इसका नाम पड़ा है और जनजाति का नाम है डोलकरा डामर जनजाति। तो डोलकरा डामर जनजाति के लोग हमें प्राचीन काल से छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, इन राज्यों में, तेलंगाना, इन राज्यों में देखने को मिलते हैं।
अब यहीं पर इनके द्वारा जिस आर्ट फॉर्म को विकसित किया गया है, जिस डोकरा आर्ट को विकसित किया गया, उसे डोकरा आर्ट नाम दे दिया गया है ना, क्योंकि जनजाति का नाम डोलकरा था, तो यहां से निकल के आ गया डोकरा वर्ड। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस 5000 साल पहले इस आर्ट के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जो कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का यूज किया जाता है इस मूर्ति कला या मूर्ति बनाने के लिए। होता क्या है, इस टेक्निक को समझो। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक क्या है? तो एक मोम है ना, ठोस मोम का एक पुतला बनाया जाता, कोई भी आर्ट चाहिए है ना, कोई भी मूर्ति चाहिए, तो उसका एक स्टेच्यू बना लिया वैक्स के फॉर्म में। अब उसके आसपास मिट्टी से है ना, उस वैक्सिंग को जो वैक्स है उसको कवर कर लिया, मिट्टी को थोड़ा सा कड़क किया, जम गई, कठोर हो गई। अब उसको पूरा शेप मिल गया मिट्टी को भी, क्योंकि वैक्स अंदर बिल्कुल स्टेच्यू फॉर्म में था। अब मिट्टी ने जब अपना स्वरूप ले लिया तो उसको रखा गया गर्म करने के लिए, अंदर वैक्स पिघल गया है ना, मिट्टी हो गई कठोर, जैसे मटका बनता है, अंदर वैक्स पिघल गया। अब मिट्टी को एक आकार मिल गया, अब अंदर से है वो खोखली, क्योंकि वैक्स हो गया है खत्म। अब उसमें डाला जाता है धातु, फॉर एग्जाम्पल पीतल, तांबा, लिक्विड फॉर्म में। जब वो मिट्टी में डाला जाता है ना, तो उसमें भरा गया, एक शेप मिल गया मेटल को। अब उसके बाद उस मिट्टी को तोड़ दो है ना, जैसे मटका तोड़ते हैं, तोड़ दो, अंदर जो स्टेच्यू बना है तांबे का या फिर पीतल का, वो बिल्कुल ठोस फॉर्म में तैयार है। इसे कहा जाता है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। तो डोकरा आर्ट है ना, इसकी एक हमें डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हमको देखने को मिलता है ना, उत्तरी क्षेत्र में भारत के। तो यहां पर डांसिंग गर्ल की एक जो प्रतिमा मिली थी वो डोकरा आर्ट से ही बनी हुई थी। तेलंगाना की जो डोकरा आर्ट है ना, उसको 2018 में जीआई टैग दिया जा चुका है, जो कि आदिलाबाद में बहुत ही फेमस है। तो इसकी विशेषता क्या है? एक तो यूनिक डिजाइन देखने को मिलता है, एनिमल, देवताओं की नृत्य करती हुई आकृतियां बनाई जाती है ना, देवताओं की आकृतियां बनाई जाती है, आभूषण बनाए जाते हैं। तो एक तो यूनिक आर्ट देखने को मिलता है, और एक हैंडमेड होता है, मतलब हाथ से बनाया जाता है। तो हर बार जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो ये भी एक विशेषता है डोकरा आर्ट की। मध्य इंडिया में ये बहुत ही फेमस है, मध्य भारत के क्षेत्रों में, राज्यों में बहुत ही फेमस है। आगे आएंगे, राम सहाय पांडे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? राम सहाय पांडे की बात करें तो ये बहुत ही फेमस फोक डांसर है। मध्य प्रदेश के मालवा में एक राई लोक नृत्य बहुत ही फेमस है ना, इसके डांसर हैं राम सहाय पांडे। हाल ही में 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। राई फोक डांस के कलाकार, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य से ये आते हैं, क्योंकि राई फोक डांस मध्य प्रदेश के मालवा में फेमस है, और उत्तरी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। एमपी के उत्तरी क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो वहां भी ये डांस देखने को मिलता है। अब राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के सागर से आते हैं, और 2022 में इन्हें राई लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और हाल ही में 92 वर्ष की आयु में राम सहाय पांडे का निधन हो गया। यूके का फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यूके में दिया जाता है फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, और ये जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं सुदर्शन पटनायक, बहुत ही फेमस इंडियन सैंड आर्टिस्ट, जो कि ओडिशा राज्य से आते हैं। इन्होंने हाल ही में गणेश जी की एक सैंड आर्ट बनाया था, और इसके माध्यम से शांति का संदेश दिया था। ये हैं सुदर्शन पटनायक, है ना। तो कहां गया भाई, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, यूके का फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। जो अवार्ड है, इनको 10 फीट ऊंची भगवान गणेश की जो उनका सैंड आर्ट है ना, जो गणेश जी की उन्होंने प्रतिमा बनाई है रेत के माध्यम से, हाँ रेत के माध्यम से, सैंड मतलब रेत। तो यहां पर इमेज देख सकते हैं आप, यहां पर ये ओडिशा में पुरी के तटों पर इन्होंने पहले ही, बहुत फेमस व्यक्ति है ना, बहुत अवार्ड भी जीते हैं, सेंट्रल के भी काफी अवार्ड इनको मिले, और अब इनको यूके का
फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया। ये किसी भी सैंड आर्टिस्ट को दिया जाता है, यूके के एक सैंड आर्टिस्ट फ्रेड डेरिंगटन की स्मृति में। देता कौन है? तो सैंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूके से काम करती है, वो इस अवार्ड को प्रोवाइड करती है, हर साल देती है। और इसके लिए पर्टिकुलर एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, सैंड वर्ल्ड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, और ये होता है इंग्लैंड के वेमाउथ डॉर्सेट नाम के प्लेस पर। तो यहीं पर सुदर्शन पटनायक को अवार्ड भी दिया गया। यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल बनाने का प्रस्ताव किस देश ने रखा है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी के नाम से, एफसीसी के नाम से जाना जाता है, एफसीसी के नाम से जाना जाता है। अब इसके तहत ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल बनाने का जो प्रस्ताव है वो रखा है ब्राजील ने। अब बात यह है कि आपको दोनों नहीं समझ में आए, यहां पर भी कंफ्यूजन हुआ और इस पॉइंट पे भी कंफ्यूजन हुआ। तो इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, ये बहुत ही बड़ा एक वर्ड है ना, ये क्या है। तो संस्था की बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, या फिर इसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। कभी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, इसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन, है ना। आज जलवायु परिवर्तन पर या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अब तक का सबसे बड़ा जो सम्मेलन हुआ है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी को अपनाया गया ताकि जलवायु परिवर्तन से निपट पाए, हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम कम कर पाए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को हम कम कर पाए। तो इसके लिए 198 कंट्रीज एक साथ आती है और इस ट्रीटी पर साइन करती है, और इस ट्रीटी को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, अब इसके तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल जो समिट आयोजित होती है ना इन 198 मेंबर्स के मध्य में, उसे कोप के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल इस संस्था के सदस्यों के द्वारा या इस ट्रीटी के जो सदस्य देश है उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। अब 2025 में कॉप 30 का आयोजन किया जाएगा जलवायु परिवर्तन पर। कॉप 30 सम्मेलन ब्राजील में होगा इस साल के एंड में। तो हाल ही में ब्राजील ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल बनाने का प्रस्ताव रखा है। कॉप 30 की बैठक कहां होगी? ब्राजील। अब ब्राजील ने यह प्रस्ताव रखा है ताकि जो कॉप की बैठक में डिसीजन हो, जो भी निर्णय लिए जाएं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए, उसको फटाफट लागू किया जा सके, जल्दी से लागू कर पाए। इसीलिए जो जितने भी देश है, मेंबर कंट्रीज हैं, जितने भी संगठन, उनके मध्य में जो कॉपरेशन है उसको भी तेज किया जाना चाहिए। इसके लिए ब्राजील ने प्रस्ताव रखा है कि भाई हम ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल बनाएंगे। तो कॉप की बैठक क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। और कॉप 30 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इस साल 10 से लेकर 21 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील में। लास्ट ईयर कॉप 29 2024 में आयोजित की गई थी अजरबैजान के बाकू में। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटना, क्लाइमेट चेंज से निपटना, कॉप की बैठकों को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के काम को तेजी से किया जा सके, लागू किया जा सके, इसके लिए ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल बनाने का प्रस्ताव रखा है ब्राजील ने। ब्राजील ने प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि कॉप 30 की बैठक ब्राजील में आयोजित की जाएगी। आगे आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किस शहर के मेयर द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इनको सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है लिस्बन ने। लिस्बन एक शहर है पुर्तगाल का। तो यहां के जो मेयर है ना, इन्होंने सिटी की ऑफ ऑनर, उस शहर का सम्मान है
यह दिया है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। अब द्रौपदी मुर्मू आपको पता है 2 दिवसीय पुर्तगाल की यात्रा पर थी अभी। तो पुर्तगाल और भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए पुर्तगाल के एक पर्टिकुलर शहर लिस्बन, यहां के मेयर ने सिटी की ऑफ ऑनर भारत की प्रेसिडेंट को दिया है। पुर्तगाल सदर्न यूरोप का एक देश है, दक्षिणी यूरोप या दक्षिण पश्चिम यूरोप में देखने को मिल जाता है, और इसकी कैपिटल है लिस्बन। यूरो यहां पर ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज की जाती है। प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डी सूसा यहां के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर के पद पर लुइस मोंटेनेग्रो हैं वर्तमान में। कहां पर? पुर्तगाल में। अगर हम मैप पर इसकी लोकेशन देखते हैं तो केवल एक ही देश इससे टच होता है, वो है स्पेन, और पश्चिम में पुर्तगाल टच होता है अटलांटिक ओशियन से। आगे बढ़ेंगे। वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? अच्छा, आरआरबी को समझें कि ये क्या है। रूरल, जो रीजनल रूरल बैंक है उसे ही आरआरबी के नाम से जाना जाता है ना। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक आप इसको बोल सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक। तो वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी की घोषणा करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर काम करने वाला एक गवर्नमेंट बैंक होता है ना, ग्रामीण सरकारी बैंक होता है आरआरबी, जो कि उस गांव के क्षेत्र के किसानों को, जो छोटे इंटरप्रेन्योर होते हैं, उद्यमी होते हैं, उनको एक तो बैंकिंग फैसिलिटी देता है और प्लस अगर उनको लोन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करता है। कौन? आरआरबी। तो इससे रिलेटेड वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी को अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, है ना। यह नीति 1 मई 2025 से लागू हो जाएगी। इस पॉलिसी की बात करेंगे, उद्देश्य क्या है, क्यों लाई गई है। तो देखिए, भारत में बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक ऐसे हैं जो कि कम उपयोगी है। तो जो कम उपयोगी है ना, उनको मर्ज किया जाएगा ताकि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, और 43 आरआरबीज को आपस में मर्ज करके 28 आरआरबीज बनाए जाएंगे। अभी तक 43 है, इनको मर्ज करके 28 बना दिए जाएंगे, एक स्टेट एक आरआरबी। वैसे 2004-5 में शुरू किया गया था कि 3 चरणों में हम मर्ज करेंगे भारत के सभी जो रीजनल रूरल बैंक है उनको मर्ज कर देंगे। तो 2020-21 तक ये मर्ज होकर 43 बचे थे, और अब ये और मर्ज होंगे और ये बच जाएंगे 28। तो बेनिफिट होगा कि छोटे और कम एफिशिएंसी से काम करने वाले आरआरबी को मर्ज कर दिया जाएगा, काम की क्षमता बढ़ेगी, अभी जो आरआरबी बचेंगे उनकी आपस में कंपटीशन कम होगा और अच्छे से सभी मिलकर काम कर पाएंगे। तो रीजनल रूरल बैंक का काम क्या है ये आपको समझ में आ गया, यही चीज यहां पर मेंशन है। अभी अगर हम आरआरबी की बात करें तो इनकी स्थापना रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी बन चुके थे और अगले साल फिर इसके लिए प्रॉपर एक्ट लाया गया था। आरआरबी में हिस्सेदारी गवर्नमेंट की 50% शेयरिंग होती है। जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं, उनकी 35% तक शेयरिंग रहती है, और स्टेट गवर्नमेंट की शेयरिंग रहती है 15% तक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा शेयरिंग होती है 50%। आरआरबी की संख्या वर्तमान में 48 है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 4 आरआरबीज देखने को मिलते हैं अभी तक। भारत में पहले रग्बी प्रीमियर लीग का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत में पहले रग्बी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। आयोजन पहली बार हो रहा है। अब इसका आयोजन किया जाएगा इस साल 1 जून से 15 जून 2025 तक महाराष्ट्र के मुंबई में। रग्बी प्रीमियर लीग एक फ्रेंचाइजी बेस्ड रग्बी टूर्नामेंट होगा। भारत में 6 शहरों से यहां पर टीमें पार्टिसिपेट करेगी, और आयोजन एक तो रग्बी इंडिया और इसके अलावा जीएमआर स्पोर्ट्स ये मिलकर इसका आयोजन करवा रहे हैं। 6 शहरों की 6 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। पहली बार आयोजन हो रहा है, तो अभी हमको प्लेस ही पता है कहां पर, महाराष्ट्र के मुंबई में। आयोजन रग्बी इंडिया कराएगा, तो हम रग्बी की बात करें, है ना। रग्बी इंडिया भारत में रग्बी खेलों को आयोजित करवाने वाली, गवर्न करने वाली बॉडी है। स्थापना 1995 में की गई थी, और हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र के मुंबई में ही देखने को मिलता है, और यहीं पर इस टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जाएगा।
1999 में वर्ल्ड रग्बी के द्वारा रग्बी इंडिया को मान्यता दी गई थी पहली बार। हालांकि संस्था 4 साल पहले 1995 में स्थापित की जा चुकी थी। लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे आज के डेली करंट अफेयर का। विमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 रिपोर्ट का 26वां एडिशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो विमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जेंडर की कितनी मतलब महिला या पुरुष है ना, कितना योगदान है, उस आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। रिपोर्ट को तैयार किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। वैसे देखिए रिपोर्ट का इंटरनल डेटा हमसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, फिर भी हम जो की पॉइंट से कुछ उन पर बात कर लेते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि विमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 रिपोर्ट 2025 में आई है लेकिन 2024 पर बेस्ड है। 26वां एडिशन है, जारी किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन क्षेत्र में जो जेंडर डेटा है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। लेगिक फिगर्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है। यहां पर यह बताया गया कि भाई देश में महिलाओं के पास वर्तमान में कुल बैंक खातों का 39.2% तक देखने को मिलता है और बाकी जो बचता है ऑलमोस्ट 60.8% वो पुरुषों के खाते हैं, है ना। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जेंडर फिगर्स के बारे में ही बताया गया है। तो 39.2% महिलाओं के खाते हैं देश में, और इसमें से अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो 42.2% तक महिलाओं के खाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों से अगर कंपेयर करें तो। महिलाओं का कुल बैंक जमा राशि में योगदान 39.7% है, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक इंपावरमेंट को दर्शाता है, स्पेशली महिलाओं की, है ना। कहीं ना कहीं महिलाओं के पास पैसा बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के डीमेट खाते की बात करें तो इनकी संख्या 6.67 मिलियन से बढ़कर 27.71 मिलियन तक हो गई है। 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इंडिया में कुल वोटर्स की संख्या 1952 में जो 173.2 मिलियन थी वो अब बढ़कर हो गई है 2024 में 978 मिलियन, है ना। ये एक डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। पहला जब इलेक्शन हुआ था तो देश में आम चुनावों में 173 मिलियन लोगों ने ऑलमोस्ट वोट किया था, जो कि अब 2024 के इलेक्शन में 978 मिलियन तक हो गए हैं। महिलाओं की अगर हम वोटिंग रेट देखें 2024 में ये 65.8% रहा, हालांकि 2019 में ये 67.2% था। तो ये कुछ डेटा को यहां पर हाईलाइट किया गया है। रिपोर्ट का नाम है विमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 रिपोर्ट। 26वां एडिशन जारी किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ओके, तो यहां पर 9 अप्रैल के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर पर, रिवाइज कर लेते हैं, आंसर ले लेंगे। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर्स रिजर्व को किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई? तो ये ईयर हो जाता है 2016। सेकेंड, इनमें से कौन सा संस्थान द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 जारी करता है? तो इसको जारी करता है अंकटाड। आंसर ए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हरित योग की शुरुआत कहां की गई? तो इसकी शुरुआत की गई भुवनेश्वर में। किस मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड लॉन्च किया है? इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। ओटावा कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बारूदी सुरंग पर प्रतिबंध से। हंसा 3 ट्रेनर विमान किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे विकसित करने का श्रेय दिया जाता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज और CSIR को। भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसे स्थापित किया जा रहा है कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को।
150 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कहां पर? उज्बेकिस्तान में। और लास्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है यूएसए से। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के यहां पर मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर बता देता हूं जो कल मैंने आपको दिए थे। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 1927 में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। और गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित थी? तो यह संबंधित थी किराना घराने से। तो ये तीनों हो गए हमारे आंसर जो हमारे लास्ट डे के सेशन के क्वेश्चन ऑफ द डे थे। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच में लड़ी गई थी? सेकंड क्वेश्चन, सरधना ईसाई मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? और भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किस खेल से है? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए क्योंकि काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।